जब मैं धीरे-धीरे होश में आया तब तक सुई मुझे लगभग आधे रास्ते तक ले जा चुका था। आह! मैं कराहते हुए बोला, "तुम तुम रुक नहीं रहे हो? नहीं, मैं रुआ को नहीं देखना चाहता। मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो।" सुई मेरी चिड़िया जैसी भाषा बिल्कुल समझ नहीं पाया और उसे लगा कि मैं उसे जल्दी करने के लिए कह रहा हूँ। "डरो मत, तुम किस बात से डर रहे हो? तुम पहले ही पूरा जन्म ले चुके हो। मुझे पता है कि तुम भी रुआ से मिलने के लिए उत्साहित हो। बैठो ठीक से, और तेज़, थोड़ा और तेज़।" अब मैं और सहन नहीं कर पाया। एक बार फिर मैंने ज़ोई की बाहों से खुद को छुड़ाया और बेतहाशा कोशिश करने लगा। मैं वापस उड़ने की कोशिश करने लगा। इस बार घबराहट में मैं अपनी दिशा खो बैठा और सीधे किसी और की बाहों में जा टकराया। संयोग से वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन कबीले का जनरल था। सुई घबराकर जल्दी से वहां आ गया। "माफ कीजिए जनरल बायो, कृपया उस चिड़िया को मुझे वापस दे दीजिए।" मैंने अपने पंजों से बेबस होकर बायो के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। "मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी वापस नहीं जाऊंगा।" आखिरकार जोई समझ गया। वो तुरंत खुशी से चमक उठा और बायो की ओर हाथ जोड़कर बोला, "बधाई हो युद्ध देवता, लगता है मेरी चिड़िया ने आपको चुन लिया है। कृपया रियू के साथ एक अनुबंध बना लीजिए। क्या तुम सच में मेरा दिव्य पशु बनना चाहते हो?" असल में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना नहीं चाहता था जिसे मेरी बहन पहले चुन चुकी थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर मैं मना करता तो जोई मुझे फिर से अमरलोक में जरूर ले जाता। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था और इस तरह फोंग बायो मुझे अपने महल में वापस ले आया। उसका महल बिल्कुल उसके स्वभाव जैसा था, ठंडा, शांत, विशाल और खाली। ये अमर जाइलिंग के जीवंत महल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। फोंग बायो ने मुझे एक नौकर को सौंप दिया। "मो, इस आत्मा चिड़िया का अच्छे से ख्याल रखना।" मोयू ने मुझे अपने हाथों में लिया और मेरे सिर को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। "जनरल, देखिए, इसके सिर पर ये 3 पंख सच में सुनहरे हैं।" मेरा शिखर बिल्कुल अनोखा था। खुद जुई ने भी एक बार कहा था कि सभी चित्रित अभिलेखों में भी, अगर चाहो तो मैं इसे और ज्यादा भावनात्मक आत्मिक लोक में पीढ़ियों से चले आ रहे सभी अभिलेखों में कभी भी सुनहरे शिखर वाली कोई आत्मा चिड़िया नहीं रही थी। मैंने असंतोष में अपने पंख फड़फड़ाए। फोंग बायो ने हल्के से मेरी ओर देखा और समझाया, "ये शिखर वो चीज है जिस पर आत्मा चिड़ियाएं गर्व करती है। इसे यूं ही कैजुअली मत छुओ।" मैंने सहमति में सिर हिला दिया। युद्ध देवता के महल में जीवन बेहद नीरस था। फोंग बायो को एकांत पसंद था। इतने विशाल महल में ज्यादातर समय सिर्फ मैं ही एकमात्र दिव्य प्राणी थी जो इधर उधर उड़ती रहती थी। बहुत ही कम लोग मिलने आते थे। हाल के वर्षों में राक्षस जाति और भी शक्तिशाली और घमंडी हो गई थी। राक्षस जाति ने अन्य तीनों लोगों पर सैकड़ों बार आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप फोंग बायो को उन्हें दबाने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता था। मैंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। जब से मैंने उसके साथ अनुबंध किया था तब से मुझे जीवन भर उसका साथ निभाना था। हर बार जब वो युद्ध पर जाता मैं चुपके से उसके पीछे पीछे चली जाती, लेकिन वो हमेशा मुझे पकड़ लेता और मोह से मुझे वापस खींच लाने को कहता। इस तरह महल में मेरे ज्यादातर दिन मोयों के साथ यूं ही खालीपन में बीतते थे। तब तक एक दिन 300 साल बाद जनरल बायो जाइलिंग बिना बुलाए ही आ गया था। उसने गहरे बादलों के डिजाइन वाला बर्फीले नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिससे वो और भी ज्यादा शाही और आकर्षक लग रहा था। उसे दोबारा देखकर मेरा दिल बुरी तरह उलझ गया। मैं उसे देखना भी चाहता था और उससे डर भी रहा था। मेरे भीतर एक ऐसी भावना उठी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जब मैंने फिर से देखा तो जाइलिंग के पीछे एक लाल कपड़ों में लड़की खड़ी थी। उसके होंठ चमकीले, दांत सफेद और उसका रूप बेहद सुंदर और सजीला था। उसकी भौहों के बीच बना 3 पंखुड़ियों वाला निशान देखते ही मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो मेरी बहन थी, लूरुआ। मेरे पिछले जीवन में अंडे से निकलने के बाद मुझे मानव रूप लेने में 500 साल लग गए थे, जबकि मेरी बहन अपनी मृत्यु तक एक पशु ही बनी रही थी। तो इस जीवन में वो इतनी जल्दी कैसे रूपांतरित हो गई? अब वो जिलिंग के पास खड़ी थी जैसे स्वर्ग में बनी एक परफेक्ट जोड़ी। उसे दोबारा देखकर मेरे अंदर गुस्सा उमड़